साथियों नमस्कार। एक कहावत अपने यहाँ चलती है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आय फल होय। माली प्रतिदिन ही पेड़ों में पानी देता है, लेकिन फल ऋतु आने पर ही लगेंगे। वैसा ही अपना कंपटीशन का एग्जाम है, प्रतिदिन हम पढ़ते ही हैं, लेकिन अपना पढ़ाई का स्तर कैसा है, पढ़ाई का माध्यम क्या है, कितना समय हम देते हैं, पुस्तकों का माध्यम क्या है, कैसे पुस्तकों से हम पढ़ते हैं, ये महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ग्रंथों से, बहुत सारी पुस्तकों से निश्चित पुस्तकों को चुन करके, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी पुस्तकों को चुन करके हम सफलता को प्राप्त करते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कितना पढ़ा है, महत्वपूर्ण ये है हमने जो पढ़ा है उसमें से परीक्षा में कितना आया है, हमने जो पढ़ा है वो हमें कितना याद रहा और वो परीक्षा में कितना उपयोग में आया। आज हम गद्य शिक्षण को पढ़ेंगे। गद्य शिक्षण, गद्य की पाठ योजनाएं और गद्य से संबंधित प्रश्नोत्तर आज का अपना विषय रहेगा। आइए प्रारंभ करते हैं गद्य शिक्षण। ये नाटक शिक्षण का है, व्याकरण का। ये है पहला प्रश्न 2023 संस्कृत एजुकेशन सेकंड ग्रेड का। गद्य पाठ योजनायाः उद्देश्य कथनम सोपानस्य उद्देश्यम किम। गद्य पाठ योजना में उद्देश्य कथनम, इस सोपान का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य कथनम इसका अर्थ है उद्देश्य को कहना। उद्देश्य को कहना। गद्य पाठ योजना में उद्देश्य कथनम का अर्थ क्या है, तो उद्देश्य कथनम में पाठ के उद्देश्य को कहा जाता है कि आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे, और प्रकरण का नाम श्याम पट्ट पर लिखा जाता है, उसी को उद्देश्य कथनम कहते हैं। उद्देश्य कथनम का ही अन्य नाम है पाठोन्मुखीकरणम, और इसी का अन्य नाम है पाठोन्मुखीकरणम का ही अन्य नाम है पाठ्याभिसूचनम। पाठ्याभिसूचनम। प्रस्तावना के ठीक बाद उद्देश्य कथनम पाठ योजना में होता है। इसमें जिस प्रकरण को हम पढ़ने वाले हैं उस प्रकरण की सूचना शिक्षक श्याम पट्ट पर लिख करके देता है। तो उद्देश्य कथनम का अन्य नाम है पाठोन्मुखीकरणम अथवा पाठ्याभिसूचनम। पाठ की ओर उन्मुखीकरणम, उन्मुख होना। पाठ्याभिसूचनम, पाठ्य अभिसूचनम, पाठ की सूचना देना, पढ़ाए जाने वाले बिंदु की जानकारी श्याम पट्ट पर लिख करके बालकों को देना। अब हम पाठ योजना के प्रमुख चरणों को पढ़ेंगे। सबसे पहले औपचारिक बिंदु हैं। इसमें दिनांक आता है, कक्षा, विषय, विधा, प्रकरण, विद्यालय का नाम, कालांश आदि बिंदुओं का उल्लेख किया जाता है। उद्देश्य यानी दो प्रकार के उद्देश्य पाठ योजना में रहते हैं, सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से सीधे संबंधित रहते हैं। सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण गद्य के आधार पर किया जाता है, विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित रहते हैं। फिर तीसरा बिंदु है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में भी सामान्य और विशिष्ट प्रकार की सहायक सामग्री आती है। सामान्य सहायक सामग्री में श्याम पट्ट है, मार्जनी है, सुधाखंड है, वेस्टर्न फलक है। वेस्टर्न फलक रोलर बोर्ड जिसको लपेट करके हम ले जाते हैं, वो वेस्टर्न फलक है। विशिष्ट सहायक सामग्री चित्र है, मानचित्र है, रेखा चित्र है, प्रतिकृति मॉडल है, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है और ध्वनि अभिलेख टेप रिकॉर्डर है। पूर्व ज्ञानम छात्र
को पूर्व कक्षा का ज्ञान कितना है, कितनी जानकारी अब उसके पास में है, उसको पूर्व ज्ञानम कहा गया है। इस बिंदु में प्रकरण से संबंधित छात्र के पूर्व ज्ञान के विषय में चिंतन किया जाता है। इसके बाद का बिंदु है प्रस्तावना। पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ प्रश्न चित्र, मानचित्र, श्लोक, लोक कथा आदि को प्रस्तुत करके पूछे जाते हैं। प्राप्त उत्तरों के आधार पर छात्र को पाठ पढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। प्रस्तावना का उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना और अभिप्रेरणा देना है। ये मुख्य बिंदु है। प्रस्तावना के प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? तो प्रस्तावना के प्रश्नों को पूछने का मुख्य उद्देश्य पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना, छात्र को पूर्व ज्ञान कितना आता है इसकी जानकारी प्राप्त करना और साथ में अभिप्रेरणा देना है। इसके ठीक बाद में है उद्देश्य कथनम, यहीं से प्रश्न पूछा गया था। प्रस्तावना के बाद पाठ की सूचना अध्यापक के द्वारा कक्षा में दी जाती है। प्रकरण को श्यामपट्ट पर लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां केवल प्रकरण लिखा जा रहा है, पाठ प्रारंभ नहीं हो रहा है। उद्देश्य कथनम या पाठ्याभिसूचनम, पाठोन्मुखीकरणम एक ही के तीन नाम है। उद्देश्य कथनम, पाठ्याभिसूचनम और पाठोन्मुखीकरणम। इसके भी हम टुकड़े करेंगे तो टुकड़ों के आधार पर याद रखने का प्रयास करना चाहिए। पाठ्य अभि सूचनम, पाठ उन्मुखी करणम, पाठ्य बिंदु की ओर उन्मुख होना, पाठ्य बिंदु की सूचना बालकों को देना। इसके बाद में है विषयोपस्थापनम अथवा प्रस्तुतिकरणम। इस सोपान से नवीन पाठ का शिक्षण प्रारंभ होता है। उद्देश्य कथनम में सूचना दी जाती है। इसके बाद में विषयोपस्थापनम या प्रस्तुतिकरणम, विषय को स्थापित करना, प्रस्तुत करना, इसमें पाठ का पढ़ाया जाना प्रारंभ किया जाता है। इस प्रस्तुतिकरणम के भी निम्न चरण है। सबसे पहले आदर्श वाचन है। अध्यापक वाचन करके एक आदर्श छात्रों के समक्ष स्थापित करता है किस प्रकार से हमें वाचन करना चाहिए। अध्यापक द्वारा पूरा किया जाता है। अध्यापक उचित भाव, भंगिमा, विरामादि चिन्हों सहित प्रयोग करते हुए कक्षा में गद्य को प्रस्तुत करता है। आदर्श वाचन का उद्देश्य छात्रों को समुचित पठन रीति का ज्ञान देना और श्रवण कौशल का संपादन करना होता है। ठीक प्रकार की पठन रीति कैसी है यह जानकारी देना और बालकों में श्रवण कौशल का संपादन करना, सुनने की योग्यता उत्पन्न करना, ये मुख्य उद्देश्य है आदर्श वाचनम के। फिर इसी में दूसरा बिंदु है अनुवाचनम। अनुकारत है पीछे, वाचनम वाचन करना, बाद में वाचन करना। तो शिक्षक आदर्श वाचन करता है और छात्र अनुवाचन करते हैं। जिनको निर्देश दिया जाता है वो ही छात्र अनुवाचन करते हैं। अन्य छात्र अनुवाचन को ध्यान से सुनते हैं। छात्रों के द्वारा की गई त्रुटियों को अध्यापक चिन्हित करते हैं। अनुवाचन सोपान का उद्देश्य छात्रों में उच्चारण और लेखन में सुंदरता का संपादन करना होता है। छात्रों का उच्चारण शुद्ध हो, छात्रों का लेखन शुद्ध हो, यह अनुवाचनम इस कौशल का मुख्य उद्देश्य है। फिर आगे बढ़ते हैं अशुद्धि संशोधनम। छात्र अनुवाचन में जो अशुद्धि करता है उनका संशोधन इस सोपान में पूरा होता है। छात्रों के द्वारा किए गए अशुद्ध उच्चारित शब्दों को श्यामपट्ट पर लिख करके व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाता है। जिसे छात्र ने अशुद्धि की है, यदि किसी शब्द को छात्र ने अशुद्ध वाचन किया है तो सबसे पहले अशुद्धि करने वाले छात्र से वाचन करवाया जाता है, वो व्यक्तिगत हो गया। और उसके बाद में सामूहिक रूप से कक्षा को उस शब्द का शुद्ध वाचन करने के लिए कहा जाता है, वो सामूहिक वाचन हो गया। छात्रों के उच्चारण में संशोधन के लिए अशुद्धि संशोधन किया जाता है। उच्चारण में शुद्धता लाने के लिए, उच्चारण में हुई त्रुटियों का संशोधन करने के लिए अशुद्धि संशोधन किया जाता है। फिर काठिन्य निवारणम है। कठिन शब्दों
का अर्थ विविध विधियों और प्रविधियों के द्वारा छात्रों को पूछता है। 3 विधियां काठिन्य निवारण की है, तीनों विधियों की इसके बाद हम पढ़ेंगे। इस सोपान का उद्देश्य है कठिन पदों का अर्थ समझाना, उनके अनुप्रयोग में सामर्थ्य उत्पन्न करना और गद्य के तात्पर्य को अवगमन करने की क्षमता उत्पन्न करना। जो कठिन शब्द आ गए उनका अर्थ छात्रों को समझ में आए, एक उद्देश्य काठिन्य निवारणम का। दूसरा उद्देश्य है जिस शब्द का अर्थ छात्र ने समझ लिया उसका प्रयोग करना है, ये दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य है गद्य का तात्पर्य क्या है, गद्य हमें क्या कहना चाहता है, गद्य का अर्थ क्या है, इस अर्थ को भी छात्र अवगमन करे, इस अर्थ को भी छात्र समझे। तो 3 उद्देश्य काठिन्य निवारण के हो गए। कठिन पदों का अर्थ समझाना, पदों का अनुप्रयोग करना और गद्य के तात्पर्य को अवगमन करना। इसके बाद 8वां बिंदु है बोध प्रश्नः और इसी को कहा जाता है पाठ प्रवर्धनम। आदर्श वाचन हो गया, अनुवाचन हो गया, अशुद्धि संशोधन हो गया, काठिन्य निवारण हो गया। इसके बाद में बोध प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी को कहा जाता है पाठ को आगे बढ़ाना। शिक्षक पाठ को स्पष्ट करने के लिए और ठीक प्रकार का अवबोधन कराने के लिए गद्यांश से संबंधित सरल प्रश्नों को छात्रों से पूछता है। जो पाठ समझ में आया वो स्पष्ट हो जाए और अधिक समझ में आए और उसको ठीक प्रकार से छात्र अवबोधन कर ले, ठीक प्रकार से समझ ले। इसके लिए अध्यापक सरल प्रश्नों को छात्रों से पूछता है। बोध प्रश्नों के माध्यम से छात्र गद्य के तात्पर्य को समझते हैं और छात्रों में भाषण कौशल की योग्यता का संपादन होता है। छात्र गद्य के अर्थ को समझ जाएंगे। दूसरा उद्देश्य, दूसरा फायदा, दूसरा लाभ छात्रों में श्रवण कौशल का विकास होता है। ये बोध प्रश्न पाठ प्रवर्धनम हो गया। इसके बाद में अगला बिंदु हम देखेंगे मौन वाचनम। शिक्षक छात्रों के लिए मनोयोग पूर्वक मौन के द्वारा पाठ को वाचन करने का अवसर देता है। बालकों को बोध प्रश्न के बाद में फिर से समय देता है कि आप फिर से पाठ को पढ़िए। कक्षा में घूमता हुआ छात्रों को नियंत्रित करता है। बालकों के पास जाकर के देखता है ठीक प्रकार से पढ़ रहा है, ठीक प्रकार से बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ। फिर छात्र अज्ञात तथा संदिग्ध विषयों को मौन वाचन के बाद में अध्यापक से पूछते हैं। अज्ञात या संदिग्ध जो शब्द, जो विषय पाठ को पढ़ते समय जो बालक के दिमाग में प्रश्न उत्पन्न हुए उनको मौन वाचन के ठीक बाद में बालक अध्यापक को पूछते हैं। मौन वाचन के द्वारा छात्रों में अर्थ अवबोधन की क्षमता उत्पन्न होती है और पठन कौशल का विकास होता है। मौन वाचन के 2 मुख्य उद्देश्य हैं, अर्थ अवबोधन हो और पठन कौशल का विकास हो। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, मौन वाचन के बाद में विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है। काठिन्य निवारण के बाद में बोध प्रश्न है। मौन वाचन के बाद में विचार या भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न है। शिक्षक गद्यांश में क्लिष्ट भावों को स्पष्ट करने के लिए विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नों को छात्रों से पूछता है। छात्र भी उन प्रश्नों के समाधान में सहयोग करते हैं। इस सोपान का उद्देश्य छात्रों में भाव विश्लेषण क्षमता उत्पन्न करना है। भाव विश्लेषणात्मक या विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? छात्रों में भाव विश्लेषण की क्षमता उत्पन्न करने के लिए। इसके बाद में है सार कथनम अथवा अध्यापक कथनम। विचार विश्लेषणों के बाद में अध्यापक पाठ के सार को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। छात्रों को भी पाठ का सार संस्कृत भाषा में अथवा मातृभाषा में कहने के लिए प्रेरित करता है। स्वयं भी पाठ का सार प्रस्तुत करता है और छात्रों से भी अपेक्षा रखता है कि संस्कृत भाषा या मातृभाषा में पाठ के सार को वे प्रस्तुत करें। इस सोपान का उद्देश्य ज्ञान को संक्षेप में समझना और समग्र पाठ का अवबोधन करना है। पुनरावृत्ति ही अथवा मूल्यांकन के प्रश्न, ये तीसरे प्रकार के प्रश्न छात्रों से पूछे जा रहे हैं। बोध प्रश्न, विचार विश्लेषणात्मक या भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न और अब इसके बाद में है पुनरावृत्ति अथवा मूल्यांकन प्रश्न।
शिक्षण की सफलता के परीक्षण के लिए शिक्षक पुनरावृत्ति प्रश्नों को पूछता है। विद्यार्थियों के मन में यदि शंका है तो अध्यापक उनको दूर करने का प्रयास करता है। इन प्रश्नों को पूछने का उद्देश्य ज्ञान से संकलन की योग्यता उत्पन्न करना, जो अपने पास में है उसको संकलित रखना, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक शक्ति को बढ़ाना है। इसके बाद में है गृह कार्य। छात्रों के द्वारा प्राप्त ज्ञान के परीक्षण के लिए अध्यापक छात्रों के लिए कुछ मौखिक और लिखित गृह कार्य देता है। मौखिक भी गृह कार्य दिया जा सकता है, गृह कार्य लिखित भी हो सकता है। गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य छात्रों के द्वारा संपादित ज्ञान का परीक्षण करना होता है। छात्रों को गृह कार्य देने का उद्देश्य रचना विन्यास उत्पन्न करना, लेखन कौशल का विकास करना और कौशल ज्ञान का विस्तार करना है। तीन मुख्य उद्देश्य हैं: रचना विन्यास उत्पन्न करना, लेखन कौशल का विकास करना और कौशल ज्ञान का विस्तार करना। साथियों, ये पाठ योजना अपनी पूरी हुई। हम भी स्टेप लिख करके याद करें, किस स्टेप में कैसा प्रश्न आया है ये भी हम समझने का प्रयास करें। पाठ योजना में अलग अलग स्टेप है, उनमें से प्रत्येक का उद्देश्य क्या है बारीकी से याद करें, उनको बहुत ज्यादा समझने का हम प्रयास करें। पाठ योजना यदि हमें समझ में आएगी तो गद्य शिक्षण से संबंधित बाकी प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। छात्राणाम पूर्व ज्ञानेन सह नूतन ज्ञानम योजयति, पूर्व ज्ञान के साथ में नवीन ज्ञान को जोड़ता है। दर्शनम, पाठ योजना, श्रवणम और लेखनम, ये तीन तो शिक्षण के कौशल है। पाठ योजना पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ती है। पाठ योजना में एक सोपान हम पढ़ते हैं, प्रस्तावना। प्रस्तावना सोपान का उद्देश्य है छात्रों में पूर्व ज्ञान कितना है इसकी जानकारी प्राप्त करना और पाठ के लिए तैयार करना। देखिए, यहां प्रश्न सीधा नहीं पूछा गया है, पाठ योजना में से प्रस्तावना है, ये समझ का प्रश्न था। सीधा पाठ योजना में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से पाठ योजना जोड़ती है। जब प्रश्न को 2-3 बार हम पढ़ते हैं तब जाकर के समझ में आता है कि पाठ योजना में प्रस्तावना नाम के सोपान में ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ है कि पाठ योजना में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ा जाता है। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे हम बढ़ेंगे। संस्कृत शिक्षणे प्रस्तावना विषयोपस्थापनम तुलना सामान्यकरणम प्रयोगस्य कस्य विधेः सोपानानि सन्ति, किस विधि के सोपान है? पामर, भंडारकर और हर्बर्टीय विधि। तो प्रस्तावना 1 सोपान है, विषयोपस्थापनम 2, तुलना 3, सामान्यकरणम 4 और प्रयोग 5 सोपान है। हर्बर्टीय पंचपदी में 5 ही सोपान होते हैं। तो ये रीट में पूछा गया प्रश्न है, हर्बर्टीय पंचपदी से संबंधित प्रश्न है। कुछ प्रश्न हमने पिछले वीडियो में भी हर्बर्टीय पंचपदी के पढ़े थे, यहाँ आवश्यक लगा, प्रस्तावना के साथ में हमें समझना चाहिए, इसलिए यहाँ दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। आदर्श वाचन से प्रयोजनमस्ति, आदर्श वाचन का प्रयोजन है। अध्यापक आदर्श वाचन क्यों करता है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो उच्चारण शिक्षण के लिए अध्यापक आदर्श वाचन करता है। पहले स्वयं आदर्श वाचन करके दिखाएगा तो छात्र समझेंगे कि गुरुजी ने अच्छा वाचन किया है, ऐसा वाचन मेरा होना चाहिए। तो उच्चारण में शिक्षण के लिए अध्यापक, उच्चारण में शुद्धता लाने के लिए अध्यापक, शुद्ध उच्चारण के लिए अध्यापक या छात्र ठीक उच्चारण सीखे, अच्छा उच्चारण सीखे, इसके लिए अध्यापक के द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है। फिर छात्रैः क्रियते, छात्रों के द्वारा नहीं किया जाता है। आदर्श वाचनम, मौन वाचनम, शब्द पठनम, मौन पठनम, ये तीनों छात्र करते हैं, छात्रों के द्वारा संपादित होने वाली क्रियाएं हैं, लेकिन आदर्श वाचन अकेला शिक्षक ही करता है। सरल प्रश्न। शिक्षण दृष्टिया गद्य शिक्षण से प्रथम सोपानम वर्तते, शिक्षण की दृष्टि से गद्य शिक्षण का प्रथम सोपान है। देखिए, पाठ योजना से प्रश्न है, पढ़ाने की दृष्टि से, शिक्षण की शुरुआत की दृष्टि से, या ऐसा कौन सा चरण है पाठ योजना में जहां से वास्तविक रूप से शिक्षण कार्य प्रारंभ होता है।
एक बार से हम फिर से पाठ योजना की ओर चलेंगे। औपचारिक बिंदु, उद्देश्य, ये पाठ योजना से संबंधित होते हैं, लेकिन इनमें शिक्षण कार्य प्रारंभ नहीं होता। ये शिक्षण कार्य से पूर्व की तैयारियां हैं। सहायक सामग्री ये सहायता देती है, लेकिन यहां भी शिक्षण प्रारंभ नहीं होता। सहायक सामग्री के बाद में पूर्व ज्ञानम, इसमें छात्र के पूर्व ज्ञान को जांच किया जाता है। इसके बाद प्रस्तावना है, यहाँ पर छात्र को तैयार किया जाता है कि आगे पाठ्य बिंदु को छात्र कैसे पढ़ेगा और छात्र को पूर्व ज्ञान कितना है। कुछ प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। उद्देश्य कथनम, उद्देश्य कथनम में केवल पाठ की सूचना लिखी जाती है, प्रकरण का नाम लिखा जाता है। शिक्षण कार्य यहाँ से भी प्रारंभ नहीं होगा। शिक्षण कार्य प्रारंभ होगा अपने पास में विषयोपस्थापनम अथवा प्रस्तुतिकरणम, यहीं से शिक्षण कार्य प्रारंभ है। विषय स्थापन करेगा, इसका पहला चरण है आदर्श वाचन। यहीं से वास्तविक रूप से शिक्षण कार्य प्रारंभ होता है, क्योंकि अध्यापक पुस्तक को हाथ में लेकर के गद्य शिक्षण प्रारंभ करता है। तो बहुत भीतर जाकर के ये प्रश्न पूछा गया। पाठ योजना के अंदर से प्रश्न पूछा गया, हमारी समझ के ऊपर आधारित प्रश्न पूछा गया कि शिक्षण की दृष्टि से गद्य शिक्षण का सबसे पहला सोपान है आदर्श वाचन। अनुवाचन छात्र पूरा करते हैं, ये इसके बाद का सोपान है। बोध प्रश्न इनके बाद में आएगा, प्रवचन यहां होता नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। गद्य पाठ योजनायाम न भवती, गद्य पाठ योजना में नहीं होता है। साथियों, जब हम तैयारी करते हैं उस समय पाठ योजना के बिंदु ही याद करते हैं। किस पाठ योजना में, पाठ योजना के कौन से बिंदु में, कौन से चरण में क्या लिखा हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है, कौन से कौशल काम में आते हैं, उनसे संबंधित कैसे प्रश्न हो सकते हैं, इनकी ओर हमारा ध्यान कम जाता है। देखिए, गद्य पाठ योजना में नहीं होता है। स्वर पाठ पद्य में होता है, प्रस्तावना गद्य में है। प्रश्न 3 प्रकार के प्रश्न हमने पाठ योजना में पढ़े थे। पहले प्रकार के प्रश्नों को कहा गया बोध प्रश्न या पाठ प्रवर्धनम, इसी में है। दूसरे प्रकार के प्रश्न जब हमसे पूछे गए तो विचार विश्लेषणात्मक या भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न थे, विचार या भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न। और तीसरे प्रकार के प्रश्न अपने से पूछे गए पुनरावर्ती प्रश्न सार कथनम के बाद में। पुनरावर्ती प्रश्न 3 प्रकार के प्रश्न गद्य की पाठ योजना में पूछे जाते हैं, बोध के, विचार या भाव विश्लेषणात्मक और पुनरावर्ती प्रश्न। इसके बाद में काठिन्य निवारण की 3 विधियों को इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं। काठिन्य निवारण की 3 विधियां होती है। तो गद्य पाठ योजना में प्रस्तावना भी है, प्रश्न भी है और काठिन्य निवारण भी है। सस्वर पाठ पद्य की पाठ योजना में होता है। पाठस्य सारः कदा कथ्यते, पाठ का सार कब कहा जाता है। शिक्षक पाठ के सार को कब प्रस्तुत करता है, ये सीधा प्रश्न है। अध्यापक जब व्याख्या करता है उस समय पाठ के सार को प्रस्तुत करता है। काठिन्य निवारण, बोध प्रश्न और अनुवाचन, इन 3 में पाठ के सार को प्रस्तुत नहीं किया जाता, अनुवाचन छात्र करते हैं। बोध समझ के प्रश्न है, कितना समझ में आया, और काठिन्य निवारण में कठिन शब्दों के अर्थ का निवारण किया जाता है। इसके बाद में विचार विश्लेषणम प्रक्रिया अस्ति, विचार विश्लेषण प्रक्रिया है। तो विचार विश्लेषण प्रक्रिया का अर्थ यहां पर है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, और इन्हीं को कहा जाता है भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न, और ये गद्य पाठ योजना में होते हैं। ये 2010 में संस्कृत एजुकेशन में बहुत पहले पूछा गया, इससे आकर के लेवल बहुत ऊपर आ गया, पाठ योजना के भीतर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं
पाठावबोध संबंध काठिन्यानि अन्यथा अवबुद्धानि तत्वानि अभिज्ञातुम के प्रश्नः प्रष्टव्यः। पाठ के अवबोध से संबंधित कठिनाइयों को जानने के लिए कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो यहां पर जिन प्रश्नों को पूछा जाता है उनको कहा जाता है भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न। गद्य के क्लिष्ट या कठिन भावों को स्पष्ट करने के लिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम। गद्य पाठेषु काठिन्य निवारणाय अधोलिखित विधेयः सन्ति। गद्य पाठों में काठिन्य निवारण के लिए कौन कौन सी विधियां हैं? दंत कथा प्रविधि है, व्याख्या प्रविधि है, अनुवाद प्रविधि है और एते सर्वे प्रविधय है। ये सारी प्रविधियां गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण की 3 मुख्य विधियां हैं। उन्हीं के ये भाग है। कौन कौन सी हैं? पहली विधि को कहा गया है उद्बोधन विधि। उद्बोधन में कोई कठिन शब्द है, उस कठिन शब्द को उससे संबंधित वस्तु को दिखा करके बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। उसको कहा गया है वस्तु प्रदर्शन विधि। या उस कठिन शब्द से संबंधित प्रत्यक्ष क्रिया करके बालक को दिखाई जा सकती है। जैसे दहाड़ना, एक शब्द आ गया दहाड़ना, बालक समझ नहीं पा रहे हैं कि दहाड़ते कैसे हैं। यदि शिक्षक को ऐसा अभ्यास है तो प्रत्यक्ष दहाड़ करके धीमी आवाज में ऐसे बालकों को करके दिखा सकता है। वो प्रत्यक्ष अभिनय विधि हो गई। प्रतिकृति मॉडल कहा जाता है। किसी अच्छे स्थान का, किसी अच्छे मंदिर आदि का वर्णन पाठ में आया है तो उसका मॉडल बना करके छात्रों को हम दिखा सकते हैं। मानचित्र विधि, यदि शब्द आ गया उज्जैन तो उस उज्जैन नाम के स्थान को मानचित्र के माध्यम से बालकों को समझा सकते हैं। फिर इसके बाद में आ गया रेखा चित्र विधि। आरेख या रेखा चित्र बना करके शब्दों को समझा सकते हैं। या फिर चित्र विधि, उस कठिन शब्द से संबंधित चित्र बालक को दिखा करके उस शब्द को समझाया जा सकता है। ये पहले प्रकार की विधि हो गई अपनी उद्बोधन विधि। दूसरी विधि को कहा गया प्रवचन विधि। प्रवचन दे करके अनुवाद, कोश, परिभाषा और टीका विधि। कुछ कठिन शब्द ऐसे हैं जो सीधे समझ में नहीं आते हैं, इनमें से उस शब्द का अन्य भाषा में अनुवाद करके समझाया जा सकता है। कोश का अर्थ है शब्दकोश, शब्दकोश के माध्यम से समझाया जा सकता है। परिभाषा, उसकी परिभाषा दे करके समझाया जा सकता है। टीका, ये परंपरागत विधि है। टीका के माध्यम से उसका पूरा अर्थ व्याख्या सहित उसको समझाया जा सकता है। अब यहां भी ये ध्यान दीजिएगा, इससे प्रश्न है। टीका विधि पद्य में भी है और गद्य में भी है। गद्य में टीका विधि प्रवचन विधि का भाग है, जबकि पद्य में सीधे रूप से टीका विधि पढ़ाई जाती है। अभी इससे संबंधित एक प्रश्न आया है, उसको भी हम समझेंगे। तो टीका विधि के 2 प्रकार, गद्य में प्रवचन विधि का भाग और एक सीधा पद्य शिक्षण में। तीसरे प्रकार की विधि है स्पष्टीकरण विधि। स्पष्टीकरण विधि का पहला भाग है व्युत्पत्ति विधि। कोई शब्द आ गया अपने पास में, जैसे अपने पास में शब्द आ गया अनुवाचन, इसको स्पष्ट करना है तो उपसर्ग विधि। उपसर्ग के माध्यम से अर्थ बता करके शब्द को स्पष्ट कर सकते हैं। प्रत्यय विधि, कोई ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जैसे आ गया अपने पास में पृष्ठवा, तो यहां धातु प्रत्यय को अलग करके हम समझा सकते हैं, उसको प्रत्यय विधि कहा जाता है। सुबंत पद विधि, सुबंत के माध्यम से समझा सकते हैं। जैसे अपने पास में आ गया राम है, तो यहाँ पर विभक्ति वचन बता करके छात्रों को समझा सकते हैं। तिगंत का अर्थ है धातु रूप के माध्यम से समझाना। जैसे शब्द आया पठती, पठती कठिन शब्द में हमने लिया है, पठती को समझाना है तो इसके धातु प्रत्यय लकार और पुरुष वचन बता करके बालकों को हम समझा सकते हैं। संधि विच्छेद विधि, किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करके काठिन्य निवारण किया जा सकता है। समास विग्रह विधि, कोई ऐसा शब्द है जहां पर समास विग्रह की आवश्यकता है
तो समास विग्रह करके बालकों को उस शब्द का अर्थ हम समझा सकते हैं। इसी में दूसरा प्रकार है तुलना विधि। पर्याय शब्दों के द्वारा किसी भी शब्द का पर्यायवाची शब्द लिख करके अर्थ समझा सकते हैं। विपरीतार्थक शब्दों के द्वारा विलोम शब्द लिख करके अर्थ समझा सकते हैं। अनेकार्थक शब्दों के द्वारा अनेक अर्थ वाले शब्द लिख करके अर्थ समझा सकते हैं। सम ध्वनि भिन्नार्थक शब्दों के द्वारा ऐसे शब्द हैं जिनकी ध्वनि तो समान होती है लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे शब्द को भी लिख करके कठिन शब्द का अर्थ हम बालकों को समझा सकते हैं। वाक्य प्रयोग विधि, उस शब्द का वाक्य बना करके उस शब्द को वाक्य में लिख करके वाक्य में रख करके हम अर्थ समझा सकते हैं। अंतः कथा विधि, उस शब्द से संबंधित अंतः कथा के माध्यम से शब्द का अर्थ समझा सकते हैं। प्रसंग विधि, और प्रसंग के द्वारा भी उस शब्द का अर्थ समझाया जा सकता है। साथियों, ये तीनों प्रकार हो गए काठिन्य निवारण की विधियों के। फिर आगे हम बढ़ते हैं। ये अंतिम प्रश्न है, गद्य शिक्षण से विधि नास्ति, गद्य शिक्षण की विधि नहीं है। उद्बोधन, प्रवचन और स्पष्टीकरण विधि, गद्य शिक्षण की ये तीन मुख्य विधियां हमने पढ़ी, लेकिन इसमें से टीका विधि पद्य शिक्षण की है। टीका विधि पद्य शिक्षण की है। यहाँ जो टीका विधि लिखी हुई है ये पद्य शिक्षण की है। टीका विधि को अभी हमने गद्य शिक्षण में भी पढ़ा था, लेकिन वहां अर्थ को अंतर को हमने स्पष्ट कर लिया था। यहाँ टीका विधि लिखी हुई है ये पद्य शिक्षण की है। यदि इसको गद्य शिक्षण की मानेंगे तो ये तो सारे ही फिर आंसर, सारे ऑप्शन यहाँ गलत है। पहला प्रकार समझने का। दूसरा, ऐसे भी हम समझ सकते हैं, यहाँ ये तीनों विधियां गद्य शिक्षण की है, जबकि टीका विधि गद्य में, टीका विधि गद्य में प्रवचन विधि का ही एक भाग है। गद्य में प्रवचन विधि का एक भाग है, ये मुख्य है और ये भाग है, पार्ट है, हिस्सा है। इसलिए यहाँ टीका विधि पद्य शिक्षण की मानी जाएगी। बाकी तीन शेष विधियां हम जानते हैं काठिन्य निवारण में गद्य शिक्षण की विधियां हैं। साथियों, ये गद्य शिक्षण अपना पूरा है। लगभग सारे प्रश्न हमने पढ़े हैं। निश्चित रूप से ये आपकी तैयारी को और अच्छा बनाने में मदद करेंगे। थोड़ी जल्दी हम इनको पढ़ते हैं, अपना समय भी बचे। समय बहुत महत्वपूर्ण है। मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल पंक्तियां और मोटिवेशनल कथाएं, कहानियां, ये सब हमें दूसरी जगह से भी मिल सकती है। सबसे बड़ा मोटिवेशनल व्यक्ति के भीतर है और हमारे भीतर है कंपटीशन को पास करना, कंपटीशन को फाइट करके सरकारी सेवा को प्राप्त करना, ताकि हम अपना ज्ञान, अपनी अच्छी सेवाएं सरकार को दे सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।